एक भाई ने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा और आखिरकार मैंने उसका जवाब ढूंढा। जो मुझे ठीक लगा कि इस सवाल का जवाब यह हो सकता है, उसी जवाब को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उस भाई का सवाल था कि एक अच्छा वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर या फिर आर्म रेसलर बनने के लिए मुझे कितने घंटे ट्रेनिंग करनी होगी। तो इसका आंसर ये है कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में है, उस फील्ड में जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उस प्रैक्टिस को वो कितने डेडिकेशन के साथ कर रहा है। वो जो वर्कआउट कर रहा है उसमें उसका कितना डेडिकेशन है और उस वर्कआउट में उसने कितनी विल पावर यूज़ करी है। ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको एक अच्छा पावर लिफ्टर बनने के लिए या फिर आर्म रेसलर बनने के लिए कितना समय लगेगा, हम कितनी डेडिकेशन के साथ उस वर्कआउट को करते हैं, उसमें हम कितनी विल पावर का यूज़ करते हैं। उससे यह डिसाइड होता है कि हमको उस फील्ड में कितना समय लगेगा। जब किसी एक फील्ड में जाना ही है तो फिर उसमें टाइम नहीं देखा जाता है। हर बिगिनर्स के माइंड में यह सवाल आता ही है कि मुझे कितना समय लगेगा। जब आप किसी एक फील्ड को ज्वाइन कर लोगे तो ये क्वेश्चन आना ही बंद हो जाएगा कि मुझे कितना समय लगेगा उस हायर लेवल पर पहुंचने के लिए। ये ठीक उसी तरह से है कि हम नीचे खड़े होकर इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब आप चलना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। कुछ किलोमीटर जब आप आगे बढ़ोगे तो ठीक से जान पाओगे कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं हमको पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए। ठीक ऐसा ही किसी भी स्पोर्ट्स में होता है, पावर लिफ्टिंग हो, आर्म रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो। जब तक हम उसमें कदम नहीं रखते हैं, उसकी टेक्निक को पता नहीं करते हैं, उसमें होने वाले वर्कआउट को पता नहीं करते हैं, तब तक हमारे मन में यह सवाल आते ही रहते हैं कि मुझे पावर लिफ्टिंग में या फिर आर्म रेसलिंग में या फिर वेट लिफ्टिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा। ये जो समय का जो अनुबंध है, ये समय बहुत बाद की बात है। सबसे मेन बात ये होती है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य का चयन किया जाए। जब अंदरूनी मन से किसी लक्ष्य का चयन कर लिया जाता है तब फिर जो व्यक्ति है वो यह नहीं सोचता है कि मुझे समय कितना लगेगा। वो फिर उसको हर हाल में पूरा करना चाहेगा, चाहे उसको कितना भी समय लगे। मैंने गूगल से क्वेश्चन पूछा था कि किसी पावर लिफ्टिंग में, आर्म रेसलिंग में या फिर वेट लिफ्टिंग में एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो फिर उसमें कुछ जवाब आए जैसे कि जेनेटिक्स एंड फिज़िकल मैच्योरिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड कोचिंग, एक्सपीरियंस, एज एट स्टार्ट। ये कुछ की फैक्टर्स थे जो हमको बताते हैं कि यदि हम किसी भी फील्ड में हैं तो उस फील्ड में हमको जो अचीवमेंट हासिल करनी है उसमें ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जेनेटिक्स क्या है, आपकी फ़िज़िकल मैच्योरिटी क्या है, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ या फिर डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करते हैं, आपकी कोचिंग किसके द्वारा हो रही है या फिर आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है, और सबसे मेन बात यह है कि आपने जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी है यह किस एज में स्टार्ट करी है। पावर लिफ्टिंग से ही रिलेटेड मैंने कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम पता करे और उनके रिकॉर्ड को भी मैंने जाना, जिसको हम जानने के बाद ऐसा एक गैस कर सकते हैं कि यदि कोई पावर लिफ्टिंग में है तो उसने जो अचीवमेंट जो हासिल करी है, वो जो जिस भी वेट कैटेगरी की जो डेडलिफ्ट लगाता है उसको हासिल करने में उसको कितना समय लगा। तो विक्रम फोगाट जो एक बहुत अच्छे पावर लिफ्टर एथलीट हैं, उनके बारे में मैंने इंटरव्यू देखा और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 5 मई 2016 को उन्होंने 240 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी
वो उनके जीवन की फर्स्ट डेडलिफ्ट थी और उस समय उनका जो वज़न था वो 120 किलो था। फिर कहते हैं कि 1 नवंबर 2020 को उन्होंने 350 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि 5 मई 2016 यानी कि 240 किलो का उन्होंने डेडलिफ्ट करी। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करते करते 2020 तक का समय आ गया और 1 नवंबर 2020 को उन्होंने 350 किलो की डेडलिफ्ट लगाई। यानी कि 4 साल के समय में उन्होंने 90 किलो वेट इंक्रीज़ कर पाया था अपनी डेडलिफ्ट की वेट कैटेगरी को बढ़ाने के लिए। इससे हम गैस कर सकते हैं कि किसी भी एथलीट के लिए पावर लिफ्टिंग में उसके वेट को इंक्रीज़ करना कितना मुश्किल होता है और कितना एफर्ट वाला होता है। इसके पीछे उसकी घंटों की मेहनत होती है, उसका डेडिकेशन होता है और साथ में उसकी विल पावर होती है। आप विक्रम फोगाट जी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उनके ऊपर ढेर सारी वीडियो बनी हुई हैं। सोचो ज़रा, 4 साल के समय के भीतर वह 90 किलो के वेट को इंक्रीज़ कर पाए थे, तब जाकर उन्होंने 350 केजी की डेडलिफ्ट लगाई थी। उनको 90 किलो वेट इंक्रीज़ करने के लिए 4 साल तक का समय लग गया और उस 4 साल के भीतर उन्होंने न जाने कितने घंटे अपनी वर्कआउट में दिए थे। एक अदर प्योर वेजिटेरियन एथलीट का नाम है जिनका नाम समीर रोहिल्ला है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह 380 केजी की स्क्वाट लगाते हैं, बेंच 250 की लगाते हैं और डेडलिफ्ट उन्होंने 320 की मैक्सिमम लगाई है। उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं एशिया के बहुत बड़े पावर लिफ्टर का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि यदि आप 1 साल में 2 से 2.5 किलो भी वेट बढ़ा रहे हो तो आप अच्छी पावर लिफ्टर की गिनती में माने जाओगे। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत अच्छा पावर लिफ्टर है जो अपने फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी रखता है। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि आप अपने लेवल पर मैक्सिमम स्टेज पर पहुंचने के बाद यदि 1 साल के भीतर भी 2 से लेकर के 2.5 किलो वेट भी अपनी पावर लिफ्टिंग की वेट कैटेगरी में बढ़ा रहे हो तो फिर यह एक बहुत अच्छे पावर लिफ्टर की पहचान है। यदि आप 350 किलो की डेडलिफ्ट लगा रहे हो और 2 साल के भीतर या फिर 1 साल के भीतर आपने 252 किलो वेट उठाया या 253 किलो वेट उठाया तो फिर यह एक बहुत अच्छे पावर लिफ्टर की पहचान है। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैं सोच में पड़ गया कि पावर लिफ्टिंग में क्या सच में इतना कठिन होता है वेट को बढ़ाना, जो यह एक अच्छा एशियाई पावर लिफ्टर कहता है कि 1 साल में यदि आप 2 से 2.5 किलो वेट भी बढ़ा रहे हो तो फिर यह एक बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि उस पावर लिफ्टर ने ये जो कहा है ये सच ही कहा है, क्योंकि यदि स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति जो है वो पावर लिफ्टिंग में जब कदम रखता है तो फिर वह 50 केजी, 100 केजी, 150 केजी, 250, 200, 250 इस तरीके से वह अपने पीक पर पहुंचता जाता है। तो फिर इस समय की ट्रेनिंग के दौरान 1 साल में वह 40 किलो भी वज़न बढ़ा सकता है, 45 भी बढ़ा सकता है, 60, 70, 80 भी बढ़ा सकता है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि वह अपने एकदम पीक पर होता है। पीक पर यानी कि वह मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाने की कैपेसिटी को हासिल कर चुका होता है और उस मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंचने के बाद भी यदि 1 साल के भीतर वह एथलीट 2 किलो या 2.5 किलो भी वज़न बढ़ा रहा है अपनी पावर लिफ्टिंग की डेडलिफ्ट में तो फिर यह एक बहुत अच्छे पावर लिफ्टर की पहचान है। समीर रोहिल्ला कहते हैं कि 2009 में उन्होंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी और 380 केजी की स्क्वाट उन्होंने 2020 में लगाई थी। यानी कि यहाँ भी 11 साल बाद उन्होंने 380 किलो तक पहुँच पाए थे। 2009 में जहाँ उन्होंने स्टार्ट करा था और उसके बाद उन्होंने निरंतर प्रैक्टिस करते रहे और 2020 में जाकर वह अपनी मैक्सिमम यानी कि 380 केजी की स्क्वाट लगा पाए थे। और वहाँ पर उन्होंने यह भी कहा था कि
मैं चाहता तो और भी बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने इसमें जल्दबाजी नहीं करी, मैंने इसमें कोई भी अपनी ईगो लिफ्टिंग नहीं करी। मैं इन एथलीट के रिकॉर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो भाई हैं यह अनुमान लगा सकें कि पावर लिफ्टिंग में वेट जो हम उठाते हैं, डेडलिफ्ट हो, स्क्वाट हो, बेंच हो, इसमें यदि निरंतर भी मेहनत की जाए तो फिर उसका एक एवरेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 4 साल में जहां विक्रम फोगाट ने 90 केजी वेट बढ़ा लिया और 11 साल के भीतर वह जो समीर रोहिल्ला हैं वह 380 केजी की स्क्वाट तक पहुंच पाए। यह एक एस्टिमेट टाइम है जो हमको यह बता सकता है कि हमको एवरेज कितना समय लग सकता है कि हम एक अच्छे पावर लिफ्टर बन सकें। अब सिंघा भाई हैं जिनको बहुत सारे यूट्यूबर्स जानते हैं और आप में से भी कोई ना कोई उन्हें जानता होगा, जिनका यूट्यूब पर फिट माइंड्स करके एक यूट्यूब चैनल है। तो उनकी वीडियो भी मैंने देखी, वो भी एक बहुत अच्छे एथलीट हैं और वो पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छी और वो पावर लिफ्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उन्होंने लगभग 2 साल की ट्रेनिंग करी और 2 साल की ट्रेनिंग में वह स्क्वाट में 20 से 30 केजी वेट ही बढ़ा पाए थे। ऐसा ही उन्होंने डेडलिफ्ट में किया। डेडलिफ्ट में भी वह निरंतर 2 साल तक प्रैक्टिस करते रहे और डेडलिफ्ट में उन्होंने 2 साल के भीतर 20 से 25 किलो वेट ही बढ़ा पाया। इसके अलावा उन्होंने जो बेंच लगाई, बेंच में भी उन्होंने लगभग 2 साल तक प्रैक्टिस करी और उन्होंने 2 साल की प्रैक्टिस के भीतर सिर्फ 15 केजी वेट ही बेंच प्रेस में बढ़ा पाया। यानी कि यह भी एक एवरेज टाइम रेशियो है जो हमको बता सकता है कि जो सिंघा भाई हैं उन्होंने निरंतर प्रैक्टिस करी और ये स्पोर्ट्स ही ऐसा है कि पहली दफ़ा जो इसको सुनेगा वो यही सोचेगा कि क्या सच में स्क्वाट इतनी कठिन है कि व्यक्ति 2 साल की निरंतर प्रैक्टिस करने के बावजूद भी सिर्फ 20 या 30 किलो वेट ही बढ़ा पाया। ऐसा ही उन्होंने डेडलिफ्ट में किया कि वह 2 साल तक प्रैक्टिस करते रहने के बाद भी वह 20 से 25 किलो वेट को डेडलिफ्ट में इंक्रीज़ कर पाए और ऐसा ही बेंच में हुआ। बेंच में वह सिर्फ 15 केजी वेट को बढ़ा पाए थे। इसके अलावा मन्नू चौधरी हैं जो यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं और उन्होंने भी 322 किलो की डेडलिफ्ट लगाई है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यह कुछ इंडियन एथलीट थे, यूट्यूबर्स थे, जिनके पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड को मैंने यहाँ आपको साझा किया और साझा करने का मेरा सिर्फ एक पर्पस था कि एक एवरेज टाइम पता चल सके कि पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट जो है, जो इसको बखूबी जानता है और उस एथलीट को इस वेट को बढ़ाने में कितना समय लगा। अब हम कुछ इंग्लिश स्ट्रॉन्गमैन के बारे में जानते हैं। जो फॉरेनर्स के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं उन्होंने जो पावर लिफ्टिंग में जो रिकॉर्ड बनाए हैं और उसके अलावा जो हमारे इंडिया के जो स्पोर्ट्स के जो हाईएस्ट जो रिकॉर्ड हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो एडी हॉल थे। एडी हॉल वह पहला एथलीट है जिसने 500 केजी की डेडलिफ्ट लगाई थी और यह उन्होंने 2016 में करी थी। इसके अलावा रिकॉर्ड बताते हैं कि हॉफर जूलियस जो बेजरसन है, जिसको थॉर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 501 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी सन 2020 में। इसके बाद उसी एथलीट ने 2025 में 505 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी। मैंने यह दोनों वीडियो क्लिप देखी। जो एडी हॉल ने 2016 में जो 500 केजी की डेडलिफ्ट लगाई थी, वहाँ पर वह ऑलमोस्ट उनकी जो बॉडी की जो कंडीशनिंग थी वह बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि एडी हॉल जो अपने जो आखिरी लेवल पर पहुँच गए हैं ताकत लगाने की या फिर वेट उठाने की। वहीं मैंने थॉर की जो वीडियो देखी थी, वहाँ पर उन्होंने 501 केजी बड़ी ही आसानी से उठा दिया डेडलिफ्ट में। उसके बाद उन्होंने 505 किलो भी बड़ी ही आसानी से उठा दिया। यहाँ कंपैरिजन किया जाए तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एडी हॉल और थॉर बेजरसन जो हैं उसमें ताकत का बहुत फ़र्क है। एडी हॉल जहाँ ऑलमोस्ट अपनी ताकत खो चुके थे 500 केजी की डेडलिफ्ट के दौरान, और वहीं 505 केजी की डेडलिफ्ट जो थी उसमें हॉफर बेजरसन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए।
मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एडी हॉल कमज़ोर हैं या फिर थॉर जो है वह अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ सिर्फ दोनों के परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। बेंच प्रेस में जो हाईएस्ट जो है वो एडी हॉल ने 300 केजी की बेंच लगाई थी और जो एक इक्विप्ड लिफ्टिंग थी, और वहीं थॉर बेजोर्सन ने जो था उन्होंने सिर्फ वहाँ पर 250 केजी की ही बेंच लगा पाई थी। तो यहाँ पर डेडलिफ्ट की जो वज़न उठाने की जो क्षमता है वो कितनी अलग है। सोचो, जो व्यक्ति 500 केजी वेट उठा रहा है, वहीं जब बेंच की बात आई तो फिर उन्होंने मात्र 300 केजी वेट या फिर 250 केजी वेट ही उठा पाया। ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि हम या तो डेडलिफ्ट में अपना मैक्सिमम मार पाएंगे, या फिर बेंच में अपना मैक्सिमम मार पाएंगे, या फिर स्क्वाट में अपना मैक्सिमम वेट मार पाएंगे। इंडिया की बात करें तो फिर जो भास्कर राजपूत हैं, इन्होंने 350 केजी की बेंच प्रेस लगाई और उन्होंने यह जो परफॉर्म किया था, यह 3 इंच ब्लॉक जो है, एक कैटेगरी जो होती है, उस कैटेगरी के दौरान उन्होंने 350 केजी की हाईएस्ट बेंच प्रेस लगाई थी, जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। और इंडिया में सबसे जो हाईएस्ट जो डेडलिफ्ट है, यह विक्रम सिंह फोगाट ने लगाई थी, जिसका वेट जो था वो 387.5 केजी था, और उन्होंने यह इंडियन डेडलिफ्ट फेडरेशन में उन्होंने यह वेट उठाया था फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप के दौरान, जो 13 जनवरी 2024 को हुई थी। यह इंडियन पावरलिफ्टर और जो एथलीट हैं, यह उनके रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। और वहीं इंडिया में जो हाईएस्ट जो स्क्वाट लगाई गई थी वह 460 केजी थी, और जो अमनप्रीत सिंह जो एथलीट हैं, यह उनके नाम पर दर्ज है। यह जो हाईएस्ट जो स्क्वाट लगाई थी, यह इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग के दौरान लगाई गई थी। अब वर्ल्ड के जो हाईएस्ट जो स्क्वाट जो लगाने वाले जो एथलीट हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो अनअसिस्टेड यानी कि रॉ स्क्वाट जो थी वह 477 केजी की लगाई गई थी, जिसको रे विलियम्स ने लगाया था सन 2017 में। इसके अलावा हैवीएस्ट असिस्टेड यानी कि इक्विप्ड जो स्क्वाट थी वह 484.89 केजी की थी, जिसको एंड्रयू मेलेंकेव ने 2016 में लगाया था। इसके अलावा हैवीएस्ट ओवरऑल स्क्वाट मल्टीप्लाई उन्होंने 595 केजी की लगाई थी, और उस एथलीट का नाम नेथन डपिस्ट था, जो उन्होंने 2021 में 36 साल की उम्र में उन्होंने इस रिकॉर्ड को हासिल किया था। हमने इंडियन के जो एथलीट हैं उनके पावरलिफ्टिंग रिकॉर्ड के बारे में जाना, और जो वर्ल्ड के जो हैवीएस्ट जो स्क्वाट लगाने वाले और बेंच प्रेस लगाने वाले जो एथलीट हैं उनके बारे में भी हमने जाना। ये जानने के बाद हम पीछे के समय में चलते हैं, यानी कि ओल्ड टाइम जो स्ट्रॉन्गमैन रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्गमैन को बहुत बड़ा दर्जा दूं और जो आज के जो एथलीट हैं उनको मैं कम आंकूं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ऐसी जानकारी दे सकूं, ऐसी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं जो आपको एक अच्छा एथलीट बना सके, जो यदि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड की आपको एक अच्छी जानकारी दे सकूं। अच्छी जानकारी देने से मेरा पर्पस ये है कि मैं, यदि आप स्ट्रेंथ चाहते हो तो फिर मैं स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताऊं। यदि आप किसी और फील्ड की जानकारी चाहते हो तो फिर मैं आपको उस फील्ड की जानकारी बता सकूं। मेरा मेन पर्पस यही है। तो यदि हम एक अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं तो फिर हमको दोनों रास्ते देखने होंगे। पहला रास्ता ये है कि जो आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं और जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी वर्कआउट में अपना जो विल पावर यूज़ कर रहे हैं, पहला हमारा जो देखने का नज़रिया है वो यही है कि आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं वह कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका वर्कआउट क्या है और वह कितने समय तक वर्कआउट करते हैं। कितने समय भी वर्कआउट करते हो उसमें उनकी बहुत 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 ज़्यादा विल पावर है, उनका डेडिकेशन है, तब जाकर उन्होंने यह अचीवमेंट हासिल करी है। इसके अलावा हमने ना जाने सैकड़ों
ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के बारे में पढ़ा, उनके बारे में मैंने सीरीज़ भी बनाई और जितना भी डिटेल में मैं बता सकता था उसके बारे में मैंने बताया। वहाँ पर मेन बात यह है कि ताकत, उनकी ताकत और इनकी ताकत में इतना फ़र्क क्यों है, इस फ़र्क को जानने के लिए ही मैंने इतनी सारी सीरीज़ बनाई। और सबसे मेन बात यह है कि मैंने आपको ये बताने के लिए यह सीरीज़ बनाई ताकि आप जान सकें कि ताकत का असली रूप क्या है। यदि कोई नेचुरल स्ट्रॉन्ग मैन है तो फिर क्या उसका वर्कआउट रहा जो वह इतना शक्तिशाली रहा। तो इसीलिए मैंने जो आज के समय के जो स्ट्रॉन्ग मैन हैं उनके बारे में बताया। अब मैं ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्ग मैन के कुछ रिकॉर्ड जो बहुत ही मेरे पास संक्षिप्त में हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेंच प्रेस जो है वह एक हाथ से 371 lbs यानी कि 168 kg का एक एथलीट था जिसने यह रिकॉर्ड बनाया था और उस एथलीट का नाम आर्थर सेक्सन था। और ये जो आर्थर सेक्सन जो थे यह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ही किया करते थे। सोचो ज़रा 168 किलो वेट बेंच प्रेस, यह भी एक वर्कआउट का रूटीन है जैसे कि पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट, बेंच और डेड होती है, उसी तरीके से बेंच प्रेस एक एक्सरसाइज है या फिर एक परफॉर्मेंस कह सकते हैं जिसको आर्थर सेक्सन ने किया था, जिसमें उन्होंने एक हाथ से 168 kg वेट उठाया था। और यह जो रिकॉर्ड है यह आज तक अनब्रेकेबल है, इसको कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसके अलावा मैंने स्टीव जस्टा के ऊपर सीरीज़ बनाई, उनकी जो 2 बुक थी आयरन रॉक एंड स्टील, उस बुक के आधार पर मैंने एक सीरीज़ बनाई थी। उस सीरीज़ में उनकी ताकत के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना और वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी और 1000 किलो की जो डेडलिफ्ट थी उसको लगाने के बाद उन्होंने उस पोजीशन में वह 10 सेकंड तक होल्ड करके भी उन्होंने अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखा था। मैंने उनकी वह फ़ोटो भी देखी थी और आई थिंक मैंने उनके ऊपर जो सीरीज़ बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं वह फ़ोटो ज़रूर होगी जो इस बात की ओर संकेत करती है कि उन्होंने वाकई 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी और उसमें उन्होंने 10 सेकंड तक का होल्ड भी किया था। सोचो ज़रा, जो व्यक्ति 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगा सकता है क्या उसके लिए 500 किलो की डेडलिफ्ट लगाना कठिन होगा? वह तो 800 भी लगा सकता था, 600 भी लगा सकता है और 700 kg वेट की भी डेडलिफ्ट लगा सकता है। यानी कि आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन 500 kg अपना मैक्सिमम उठा पाते हैं, वहीं स्टीव जस्टा जो एक अच्छे एथलीट थे और जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किया करते थे, उन्होंने 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगाई है। मान लो यदि उन्होंने 1000 किलो की डेडलिफ्ट नहीं भी लगाई तो भी उन्होंने 600 किलो तो उठाया ही होगा, 700 किलो तो उठाया ही होगा, 800 किलो भी उठाया भी होगा, तो भी यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनके डेडलिफ्ट लगाने का तरीका अलग था, उनके पास ऐसी प्लेट वाला वेट नहीं था, उनका जो वेट था वह अलग था। इसके अलावा एक और एथलीट थे जिसकी बात मैंने लुइस सार की सीरीज़ में करी थी। यह लुइस सार के एक बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी थे और एक तरीके से यह लुइस सार के शिष्य थे जिसका नाम हॉरेस बैरे था। मैंने उनके बारे में जब पढ़ा था तो फिर वहाँ एक जगह प्रोफेसर डेस्बोनेट ने जो बुक लिखी थी जो लगभग 550 से लेकर के 600 पेजों की थी और उस बुक का नाम ला रॉयस डेला फॉर्स था, यानी कि ताकत का राजा। उस पुस्तक में हॉरेस बैरे के बारे में भी बताया गया था। और जो मैंने सीरीज़ बनाई थी लुइस सार की, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, जो बुक थी जो जॉर्ज एफ जॉबेट ने लिखी थी, उसमें हॉरेस बैरे के बारे में बताया गया था कि वह 576 किलो वज़न को अपने कंधे पर रख करके व्यायामशाला का चक्कर लगाया करते थे। सोचो ज़रा, उस समय वह व्यक्ति कितना अधिक शक्तिशाली रहा होगा कि उसके लिए 576 किलो का वज़न ही नहीं था। वह 576 किलो के वज़न को कंधे पर रख करके व्यायामशाला का चक्कर लगाया करता था। सोचो यदि वह व्यक्ति डेडलिफ्ट करता तो फिर कितने किलो की डेडलिफ्ट लगा सकता था। यदि वह 576 किलो का वेट ही कंधे पर रख करके घूम रहा है तो फिर सोचो वह यदि डेडलिफ्ट लगाता तो फिर
कितने किलो की डेडलिफ्ट लगाता। 500 किलो की उसके लिए बहुत आसान बात थी, 700, 800, 900, 1000 शायद ऐसा हो सकता था। एक हम कल्पना ही कर सकते हैं कि उस समय के स्ट्रॉन्गमैन अपना मैक्सिमम कितना दे सकते थे डेडलिफ्ट को लगाने में या बेंच प्रेस को लगाने में। यह सिर्फ एक हम इमेजिन ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो लुइस सायर थे, उन्होंने अपनी एक ही उंगली से 253 केजी वेट को उठाया था। उनकी वन फिंगर लिफ्ट जो थी वह 253 केजी थी। सोचो, जिसकी उंगली में इतनी ताकत हो कि वह 250 किलो यानी कि 253 किलो के वज़न को एक ही उंगली से उठा सकता है। यदि वह व्यक्ति चाहता तो फिर अपनी 10 उंगलियों की ताकत से यदि वह डेडलिफ्ट लगाता तो फिर कितने किलो की डेडलिफ्ट लगा सकता है। मेरे ख्याल से 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही होगी, क्योंकि उस समय स्टीव जस्टा ने भी 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी। और स्टीव जस्टा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह लुइस सायर के बाद पैदा हुए थे। यानी कि लुइस सायर के बारे में जानने के बाद ही स्टीव जस्टा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी और आइसोमेट्रिक के द्वारा उन्होंने 1000 किलो की डेडलिफ्ट लगा डाली। तो सोचो ज़रा, लुइस सायर यदि डेडलिफ्ट लगाते या फिर बेंच लगाते या फिर स्क्वाट लगाते तो फिर वह कितना अधिक स्क्वाट लगा सकते थे। कहने को तो बहुत सारे एथलीट हैं। जो ताकत का राजा है, प्रोफेसर डेस्पोनेट ने जिस ताकत के राजा का नाम जो लिया है वह अपोलोन है, यानी कि लुइस यूनी। सारे ताकतवर एथलीटों में सबका राजा जो था वह अपोलोन था। उनके बारे में भी मैंने जो सीरीज़ बनाई थी, जो एक या 2-4 जो वीडियो बनाई थी, उसमें उनकी ताकत के बारे में बहुत ही अद्भुत बातें बताई गई हैं। तो फिर लुइस यूनी भी यदि डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड बनाते तो ना जाने वह अपना मैक्सिमम कितना ज़्यादा वेट का वह डेडलिफ्ट लगा सकते थे। अब आती है सबसे मेन बात कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो राम मूर्ति जो व्यायाम कर रहे हैं, यह हमारे पावरलिफ्टिंग रिकॉर्ड को किस तरीके से हमको अचीव करा सकता है। क्योंकि भाई का क्वेश्चन यह था कि कितना समय लगेगा और क्या हम राम मूर्ति व्यायाम करके एक जिम जाने वाले बंदे को डिफीट कर सकते हैं। तो फिर डिफीट करना ना करना हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सबसे मेन बात यह है कि हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, हमारा डेडिकेशन जितना अच्छा होगा, यह उस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी और एथलीट को डिफीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब हम राम मूर्ति व्यायाम के बारे में बात करते हैं कि इससे हमको ताकत हासिल करने में कितना समय लगेगा। राम मूर्ति जो हम व्यायाम कर रहे हैं, सच कहूँ तो यदि हमने डेडिकेशन के साथ व्यायाम किया है तो फिर ये हमको ताकत देगा ही देगा। भले ही मेरे पास अभी ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं आपको एक 100% प्रूफ दे सकूं कि अगर आप इस व्यायाम को करोगे और इस तरीके से करोगे तो फिर आप 100% ताकतवर बनोगे ही बनोगे। अभी तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि राम मूर्ति व्यायाम से ताकत आना जो है, यह हमारी विल पावर पर निर्भर है। विल पावर यानी कि हमारी इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति का जो मेज़रमेंट है, यानी कि हमने राम मूर्ति दंड में या फिर बैठक में जितनी इच्छा शक्ति का यूज़ किया है, यह मेज़रमेंट हम दंड या फिर बैठक की टाइमिंग से पता लगा सकते हैं। यदि हम 1 मिनट की दंड लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमने कम इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। 1 मिनट से यदि हम 1.5 मिनट हुए, 1.5 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से फिर 4 मिनट हुए, तो फिर यह हमारी बढ़ती हुई विल पावर की ओर संकेत करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमने दंड बैठक की टाइमिंग देखी और उस टाइमिंग के दौरान हमने कितने समय तक निरंतर ताकत को लगाए रखा। हमारा विल पावर का जो सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो ये है कि यदि हम 1 मिनट की दंड कर रहे हैं तो फिर क्या हमने 1 मिनट की दंड के दौरान ताकत को निरंतर लगाए रखा। यदि हम ताकत को निरंतर लगाए रख रहे हैं तो फिर यह एक बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट हमने ताकत को निरंतर लगाए रखा तो यह हमारी विल पावर को दर्शाता है। 1 मिनट से यदि हमने उसको 10 सेकंड और बढ़ाया, 30 सेकंड और बढ़ाया, 50 सेकंड और बढ़ाया और वहाँ पर हमने निरंतर ताकत लगाए रखी, तो फिर यह हमारी बढ़ती हुई इच्छा शक्ति की ओर संकेत करता है।
दंड बैठक में अपनी विल पावर का मेजरमेंट इसी तरीके से करते हैं कि हम जो दंड और बैठक लगा रहे हैं उसमें हम कितनी टाइमिंग तक ताकत को लगाए रख पा रहे हैं। अब कुछ और पॉइंट हैं जो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको यदि फॉलो किया जाए तो फिर हम पावर लिफ्टिंग में जो हमारा स्क्वाट है, जो हमारा बेंच है और जो हमारा डेड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो फिर दंड बैठक में हम जो दंड लगाते हैं, राम मूर्ति दंड में जब हम ऊपर उठते हैं, यानी कि हम नीचे गए, वहाँ पर हमने होल्ड किया, फिर आगे गए, वहाँ पर हमने होल्ड किया, फिर दोबारा पीछे आए, वहाँ पर हमने होल्ड किया। अब जो हमारे जो ऊपर उठने का जो लेवल है, हमारा जो ऊपर उठने का जो स्टेप है, उस स्टेप को यदि हम बढ़ा दें, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि हम जो ऊपर उठने वाला जो आखिरी स्टेप करते हैं, उस स्टेप में यदि हम समय को बढ़ा दें तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हमारी बेंच प्रेस की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि बेंच प्रेस में हम जो वज़न जो रॉड उठाते हैं वह हम चेस्ट तक लेकर आते हैं और उसके बाद हम उसको ऊपर तक पुल करते हैं और उसके बाद उसको रैक में रख दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से दंड के दौरान हमारी जो आखिरी जो स्टेप है उसमें होता है। हम जो धीरे धीरे जो ऊपर उठने का प्रयास करते हैं वह ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से मानो हम बेंच प्रेस में वज़न को ऊपर उठा रहे हैं। यदि हम यहाँ पर समय को बढ़ा देते हैं, समय को बढ़ाने का मेरा मतलब ये है कि यदि हम वहाँ पर 30 सेकंड में ऊपर उठते थे तो फिर हम वहाँ पर 60 सेकंड में ऊपर उठें, और 60 सेकंड को सिर्फ 60 सेकंड तक ही लिमिट नहीं करना है, बल्कि उस 60 सेकंड को 160 सेकंड में तब्दील करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग बढ़ाने से हमें क्या होगा? टाइमिंग बढ़ाने से ये होगा कि एक सेकंड की बढ़ती हुई टाइमिंग हमारी वहाँ पर इच्छा शक्ति को बढ़ाना सिखाती है। जैसे जैसे हम उस स्टेप में रुके रहेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि अब हमारे शरीर को ताकत लगाना और मुश्किल हो रहा है। कुछ सेकंड और बढ़ेंगे, फिर हम महसूस करेंगे कि अब हमारी ताकत को लगाना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यह निरंतर बढ़ती हुई जो मुश्किल है, यह हमारी बढ़ती हुई विल पावर को दर्शाती है। उस स्टेप में हम जितना वहाँ पर होल्ड रखेंगे और जितना धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, यह हमारी बाजुओं की, हमारी जो हाथों की जो ताकत है उसको इतना अतुलित कर देगा कि बेंच प्रेस के दौरान जब हम बेंच लगाएंगे तो फिर वहाँ पर हम एक बहुत अच्छा वेट उठा पाएंगे। यह एक बहुत ही समझने वाली बात है, लेकिन इसको यदि हम फॉलो करें तो फिर सच में ऐसा हो सकता है कि हम उस बेंच प्रेस के रिकॉर्ड को जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको बड़ी ही आसानी से हम अचीव कर लेंगे। जो भाई भी इसको करना चाहे कर सकता है और अपनी बढ़ती हुई ताकत को महसूस कर सकता है। यहाँ आखिरी में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम 2 मिनट की दंड लगाते हैं तो फिर हमने उसको एक स्पेसिफिक रेशो में हमने बांट रखा है, जैसे कि 30 सेकंड में नीचे गए, फिर 30 सेकंड में आगे से पीछे आए, फिर 30 सेकंड में हम ऊपर उठे। तो फिर 30 सेकंड में हमको ऊपर उठना होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बेंच प्रेस को बढ़ाना चाहे तो फिर वह 30 सेकंड की जगह 60 सेकंड में ऊपर उठने की कोशिश करे। स्टार्टिंग में 60 सेकंड ना हो पाए लेकिन 30 से 35 सेकंड कर दे, 35 से फिर 40 करे, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से बढ़ता जाए। जैसे जैसे वो टाइम को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उसके हाथों की ताकत डेफिनेटली बढ़ेगी, उसकी विल पावर भी डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो उसको बेंच बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। यह तो रही बेंच बढ़ाने की बात। अब हम जानेंगे कि हम अपने स्क्वाट को कैसे बढ़ाएं। तो फिर स्क्वाट को बढ़ाने का तरीका ये है कि हम राम मूर्ति व्यायाम में जब हम बैठक करते हैं तो बैठक में जब हम नीचे कुछ सेकंड रुके रहते हैं और फिर जब हम वहाँ पर रुके रहने के बाद जब ऊपर उठते हैं तो फिर वहाँ पर हमको टाइमिंग को बढ़ा देना है। हमने जो बैठक करना सीखा था उस बैठक में हम करते ये थे कि हम धीरे धीरे नीचे जाते थे और हम नीचे जाने के बाद अपने पैरों के पंजों के बल हम खड़े हो जाते थे और अपने जो थाई है उसको, जो हमारी जो काफ मसल है
उसमें लगभग 1 या 1.5 इंच का जो गैप होता था वह उसमें बना रहता था। तो हमको यदि अपनी स्क्वाट इंक्रीज़ करनी है तो फिर हमको उस गैप में लंबे समय तक बने रहना है। यदि हम 90 सेकंड की हम बैठक लगा रहे हैं तो फिर हम क्या करते थे कि 30 सेकंड में हम नीचे गए, 30 सेकंड तक हम उस पोजीशन में बने रहे और फिर उसके बाद 30 सेकंड में हम ऊपर आए। तो फिर हमको यदि स्क्वाट बढ़ानी है तो फिर वहाँ पर हम 30 सेकंड में नीचे गए और वहाँ पर हम जो 30 सेकंड रुकते थे इस 30 सेकंड को बढ़ाओ। 30 सेकंड को जब बढ़ाओगे तो फिर आप वहाँ महसूस करोगे कि उस पोजीशन में बने रहना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा कठिन हो रहा है। और जितना ज़्यादा कठिन होगा आप वहाँ पर उतनी ज़्यादा विल पावर लगाओगे। सारा खेल ही विल पावर का है। राम मूर्ति जो व्यायाम है वह व्यायाम ही विल पावर का है, इसलिए हर किसी के बस की नहीं है कि वह राम मूर्ति व्यायाम में अच्छी खासी विल पावर लगा पाए और एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हासिल कर सके। तो फिर दूसरे स्टेप में जो हम वहाँ पर होल्ड रहते हैं उस समय को बढ़ाओ और जैसे ही वह समय बढ़ेगा वैसे ही आपकी वहाँ पर ताकत लगाने की क्षमता बढ़ेगी। आपको ऑटोमेटिक ही ताकत लगानी पड़ेगी। आपको अपने बाजुओं को वहाँ पर कस के रखना पड़ेगा, आपको अपनी थाई को भी वहाँ पर टाइट रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 30 सेकंड 40 सेकंड तक उस होल्ड वाली पोजीशन में रहे जहाँ पर आपके पैर के पंजों के बल आप बैठे होगे और जो आपकी जो काफ और जो थाई जो है उसमें बस इंच भर का डिफरेंस होगा, वह पूरी तरीके से जुड़ी नहीं होगी, उसमें इंच भर का डिफरेंस होगा। और फिर जब आप ऊपर उठोगे यानी कि जो आपका जो आखिरी स्टेप होगा उसमें जब आप ऊपर उठोगे तो फिर वहाँ पर आप महसूस करोगे कि जिस सेकंड दर सेकंड आप ऊपर उठ रहे हो वहाँ पर आपको कितनी अधिक ताकत लगानी पड़ रही है। और जितनी अधिक आप वहाँ पर ताकत लगाओगे और जितना अधिक आप वहाँ पर समय को बढ़ा पाओगे वह बढ़ता हुआ समय आपकी बढ़ती हुई पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनकी ताकत को निरंतर बढ़ाता हुआ चलेगा। और जैसे ही आपकी थाई की जो मसल की ताकत बढ़ेगी वैसे ही आपका जो स्क्वाट है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वाट जो खेल है वह थाई की ताकत का है और जो डेडलिफ्ट जो खेल है वह आपकी पैरों की ताकत के साथ साथ आपकी पीठ और हाथों की ताकत का खेल है। और जो आखिरी जो हमारा जो डेडलिफ्ट है इसको इंक्रीज़ करने का तरीका ये है कि जब आप दंड करोगे और जब आप बैठक करोगे तो फिर दंड और बैठक से हमको बेनिफिट ये होगा कि हमने जो दंड करी उससे हमारे हाथ बहुत ही अतुलित शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जिस पोजीशन में हम अपने हाथों को ज़मीन पर रखने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारे हाथ बहुत अधिक मजबूत हो जाते हैं। तो फिर दंड से हमने अपने हाथों की ताकत को बढ़ा डाला और जो हमने बैठक करी वहाँ बैठक के दौरान हमारी जो जांघें जो थी, हमारी जो थाई जो थी, हमारा जो ओवरऑल पैर के पंजे से लेकर के हमारा जो कमर तक का जो हिस्सा था वह शक्तिशाली बन जाता है। और जब हमारे हाथ और पैर दोनों शक्तिशाली बन जाते हैं तो फिर हम वहाँ पर जो डेडलिफ्ट है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। और वहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान हम जब इन दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं यानी कि विल पावर और टेक्निक और जो हमने जो रॉ स्ट्रेंथ जो राम मूर्ति व्यायाम से जो हासिल करी है, इन चीज़ों को बहुत ही ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के बाद हम स्क्वाट हो, बेंच हो और डेड हो, इन तीनों चीज़ों को हम राम मूर्ति व्यायाम से ही अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत सोचा, उसके बाद ही मैंने यह वीडियो बनाई है, इसलिए मुझे काफ़ी समय लग गया। तो फिर आई होप कि जिस भाई का भी यह कमेंट था कि हमको ताकतवर बनने में कितना समय लगेगा, मैंने तीनों तरीके से बता दिया। यानी कि आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन थे उनके बारे में भी बताया, ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्गमैन कितने ताकतवर थे, उन्होंने जो एक्सरसाइज करी उन्होंने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करा और आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है वही राम मूर्ति एक्सरसाइज है। और जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि राम मूर्ति व्यायाम से हम अपनी पावर लिफ्टिंग में जो वेट उठाने की जो क्षमता है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि मैंने बड़े ही विस्तार से डिटेल वीडियो बना करके काफ़ी समय लेने के बाद ये वीडियो बनाई है और इस भाई को यह वीडियो पसंद आएगी
और जो मैंने इसमें जो आखिर में जो राम मूर्ति व्यायाम से पावर लिफ्टिंग बढ़ाने की जो कैपेसिटी है इसके बारे में जो बताया है, ये सच में यूज़फुल है। मैं खुद इसको करूँगा और इससे मुझे जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे मैं उन सब को आपको साझा करूँगा। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से जो बता सकता था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया।